और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और हम पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से मैथ का चैप्टर नंबर 6, मात्राओं की तुलना। तो इसके पहले हम लोगों ने 49 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी सारी लिंक आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। हो सकता है पहला ग्रुप फुल हो गया हो, तो दूसरे ग्रुप की भी लिंक दी गई है, आप उससे आसानी से ज्वाइन कर लेना। जो भी क्वेश्चन होगा मुझसे पूछ लेना, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है ना? तो चलो फिर इसके आगे के हम क्वेश्चन नंबर 50 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। और ये अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, है ना। अब तक के क्वेश्चन इजी थे कुछ, वैसे इजी ये भी होंगे, क्योंकि अगर आप एक बार लगाने का तरीका जान गए तो उसके बाद क्वेश्चन ये भी इजी हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन उसके पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर नए हो बच्चा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। और एक चीज़ और भी है कि अगर आप क्लास 6 to 10th के लिए आप SST मैथ साइंस और इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाकर उसे भी सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है ना? सब्सक्राइब करने को वैसे भी कोई पैसा नहीं लगेगा, आपका आपका मोबाइल भारी भी नहीं होगा। तो सब्सक्राइब करके रख लो। जैसे ही उस 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं उसके, वैसे ही वहाँ पर लाइव क्लासेज आपकी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, तो कल तो लिया ही होगा, तो कर लो भाई सब्सक्राइब। चलो क्वेश्चन पढ़ो। क्या दिया गया है कि एक दुकानदार 30 रुपए वाले अंकित 30 रुपए के अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन के रैकेट को 15% की कटौती पर बेचता है, तथा प्रत्येक रैकेट के साथ 1.5 रुपये यानी 1 रुपये 50 पैसे की मूल्य की चिड़िया फ्री देता है, मुफ्त देता है। फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो ये बताना है कि प्रति रैकेट उसका क्रय मूल्य क्या है। बढ़िया ना? 30 रुपये, जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज़ हमारी और उस पर हमारा 30 रुपये लिखा हुआ है ना। फिर दुकानदार जो है, हमने देखा कि भाई उस पर 30 रुपये लिखा तो उनको 30 का देगा। लेकिन दुकानदार ने कहा भैया परेशान ना हो, हमारी दुकान से खरीदोगे तो तुमको हम 15% का डिस्काउंट देंगे, साथ में एक चिड़िया भी फ्री देंगे। तो अगर 15% का डिस्काउंट मिला तो ये चिड़िया हमारी कितनी की हो जाएगी भाई? 15% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट जब होगा तो हम क्या करते हैं, 100 माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 85/100 कर लेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा आ गया 25, कितने का डिस्काउंट आ गया? ठीक है, कितने का? 15% का। और एक चिड़िया भी मुफ्त देनी है, तो मतलब कहने का मतलब एक चिड़िए का पैसा भी हमारा बच गया, तो वो भी माइनस कर लो, 1.5 रुपये। ठीक है। अब इस ये पूरा हमारा क्या आ गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, यानी कि विक्रय मूल्य आ गया। बताओ, ये बात आई समझ में कि 30 रुपये उस पर मूल्य अंकित था और उस पर उसने 15% का डिस्काउंट भी दिया, और साथ ही साथ 1.5 रुपये की एक चिड़िया भी मुफ्त दे दी। तो कहने का मतलब क्या, हमारे पास ये पैसा हमारा बच गया, और ये जो 85% का डिस्काउंट दे रहा है ये भी बच गया। अब जितना भी बचा है उतना ही हमको पे करना है। बात आई समझ में? तो ये हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। फिर अगर हम देखें तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा कितना हो जाता है, इस जीरो से अगर हम इस जीरो को कट कर देते हैं तो हमारा 3 × 5 = 15 के 5 हासिल आए 1, और 3 × 8 = 24, 1 25, है ना। और बटे 10 -1.50 ये आया। यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये जीरो काटो, एक नंबर के पहले डेसिमल लगा लो, मतलब 25 रुपये 50 पैसे ये, और 1 रुपये 50 पैसे ये। अगर दोनों को घटाते हैं तो 25 में से एक घटाओगे कितना, 24 रुपये का ये बैडमिंटन हमको एक चिड़िया के साथ मिल गया। ठीक है। तो ये, लेकिन अगर इसने 24 का बेचा तो उसने अपना नुकसान तो किया नहीं होगा, इसने यानी इससे कम में खरीदा होगा। ये कह रहा है कितने का मतलब खरीदा होगा कि फिर भी 24 रुपये का बेचेगा, तब भी दुकानदार बहुत होशियार है, इसको फिर भी 20% का फायदा हो रहा है। तो यानी जो हमारा क्रय मूल्य था, जो हमारा CP था, उस पर 20% का प्रॉफिट मिलेगा, तो मतलब 20% का लाभ मिलेगा। तो जब भी लाभ होता है तो हम क्या करते हैं, 100 में प्लस कर देते हैं, तो हो जाएगा 120/100। और ये बराबर कितने का बेच रहा है, 24 रुपये का। बताओ भाई, बात आई समझ में? तो हमारा CP कितना हो जाएगा, हमारा CP हो जाएगा बच्चा 24 गुणे ये
120 बटे 100 को उधर लेके जाओगे तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाएगा बराबर की दूसरी तरफ जाने पर, यानी 100 बटे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो काट दो, 12 1 12, 12 दूना 24, तो यानी 10 दूना 20 रुपए का उस दुकानदार ने खरीदा था। देखो कितना दिमाग लगाया, 20 रुपए का खरीद के लेके आया था, उस पर 30 रुपये उसने प्रिंट किए, उसके बाद 15% का डिस्काउंट दिया, फिर 1.5 रुपये की एक चिड़िया फ्री दी, लेकिन फिर भी उसको 4 रुपये का फ़ायदा मिल गया। समझ में आया ना, यही है बिजनेस। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही इजी क्वेश्चन था ना, आप आसानी से समझ जाओगे, बस एक एक लाइन का मतलब समझना। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो ये अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलो अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया गया कि कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया है। कितने वर्षों के लिए? कुल 3 वर्षों के लिए। यदि तीसरे वर्ष का ब्याज 441 है, मतलब तीसरे साल का ब्याज इन्होंने दे दिया, मतलब हमको 3 साल का नहीं निकालना, हमको कितना निकालना है? 2 साल का। तीसरे साल का तो 441 हमको दिया ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा दर है आर बराबर हो गया 5%, समय जो दिया गया है ये हो जाएगा हमारा 2 वर्ष। ठीक है, और हमें जो मूलधन दिया है ये नहीं दिया गया है, तो मान लो कि मूलधन x रुपए है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 वर्ष के बाद का मिश्र धन निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद का मिश्र धन, 2 वर्ष बाद का मिश्र धन निकाल लो। तो अगर मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है ये पता है? मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है? ये होता है P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, यानी कि समय। ये होता है फार्मूला, पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो उसके लिए भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज भी पढ़ लेना। तो P हमारा x है, तो यहाँ पर हमने x रख लिया। 1 प्लस आर कितना है? आर हमारा 5 है, तो यहाँ 5 अपॉन 100 रख लिया। ठीक है, n कितना है? n 2 है, तो यहाँ पर 2 रख लो। बस इसी को सॉल्व कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो गया 0, यानी x हो जाएगा 21 जा 20, यानी 1 प्लस साफ साफ लिख देते हैं पहले, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए ना। इतना बचा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा? x 20 इक्के 20 और 1 21, तो 21 बटे 20 की घात 2, यानी ये समय 2 ही वर्ष है ना, तो इसके मतलब इसकी पावर हम क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? x गुणे 21 का अगर वर्ग करो 21 का स्क्वायर तो 441 यानी 441, और 20 का वर्ग करोगे यानी 20 का स्क्वायर तो कितना? 20 इंटू 20 यानी हो जाएगा 400। यानी कहने का मतलब ये कितना आ गया हमारा? 441 बटे 400x। ये क्या है हमारा? ये 2 वर्ष बाद का मिश्र धन है। क्या है? 2 वर्ष बाद का मिश्र धन है। बताओ भाई, इतनी बात आ गई समझ में? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 वर्ष बाद का मिश्र धन है, तो इसका मतलब जो आखिरी का तीसरा साल है वो उसके लिए ये क्या होगा? हमारा मूलधन होगा। बस समझना, जो कितना धन लिया था ये हमको नहीं पता है ना, x रुपए लिया था, तो 2 साल का, तो ये हमारा मिश्र धन आ गया। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो यानी इसमें मूलधन और ब्याज मिला हुआ है, तो 2 साल के लिए तो इतना हो गया। तीसरे साल का ब्याज दिया गया है, तो तीसरे साल का हमें केवल ब्याज दिया गया है, तो जब ब्याज दिया तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? तो ये तीसरे वर्ष का क्या है? ये जो 2 वर्ष बाद का मिश्रधन है ये तीसरे वर्ष का क्या है? मूलधन है। ठीक है ना, तो तीसरे वर्ष का मूलधन क्या हो जाएगा हमारा? यही जो 2 वर्ष का मिश्रधन है, तो तीसरे वर्ष का मूलधन यानी कि P। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 441 बटे 400 गुणे x, ये हो जाएगा तीसरे वर्ष का मूलधन। ठीक है, अब यहाँ से, और यहाँ पर हमें ब्याज दिया गया है, तीसरे वर्ष का ब्याज दिया गया है 441 रुपये। बताओ ये समझ में आया? और तीसरे वर्ष का दर तो हमें दिया गया है, दर हमें दिया गया है 5% का, लेकिन समय जो है वो तीसरे साल का ही है, मतलब 1 साल के लिए केवल। ठीक है, तो समय हम यहाँ पर कितना लिख लेंगे? केवल 1 वर्ष। ठीक, तो मूलधन को हम लिखते हैं P से, ब्याज को हम लिखते हैं SI, है ना, दर को हम लिखते हैं R, ठीक, यानी रेट, और समय को लिखते हैं हम T से। ठीक, तो यानी हमारे, अगर हम साधारण ब्याज का फार्मूला देखें तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर, मतलब SI बराबर साधारण ब्याज, यानी SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही होता है हमारा फार्मूला।
अब ये रख लो भैया, सबकी वैल्यूज रख दो यहाँ पर। एस आई हमारा कितना है 441, तो हम 441 रख देंगे। पी हमारा 441 बटे 400 एक्स है, ठीक है। आर 5 है, समय 1 है, और ये कितना हो जाएगा बटे में 100। बस हो गया काम हमारा, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। हम क्या कर सकते हैं इसको, भाई देखो इधर भाग है तो इधर जाएगा क्या, जब ये बटे 100 है ना, जब कुछ नहीं होता तो ये यहाँ होगा बटे 1, यानी हम आसानी से बताते हैं, इसका और इसका गुणा, दोनों भाग ही तो हैं, दोनों भाग हैं, तो इसका मतलब इधर गुणा कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 441 गुणे 400 गुणे 100, ठीक है, ये हो गया हमारा। और बराबर में चार कितना हो जाएगा 441 एक्स गुणे 5 गुणे 1, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं, 441 से ये 441 कट जाएगा, 5 से अगर काटोगे 5 इक्के 5, 5 अट्ठे 40, ये कट जाएगा। तो इसका मतलब x का 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से गुणा करोगे तो x का तो x ही होगा, और 80 का 100 से गुणा करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा हमारा 8000। कितना हो गया 8000। तो इसका मतलब हमने मूलधन कितना मान रखा था, x ही तो मान रखा था। देखो मूलधन हमारा क्या था, x था। तो इसका मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है तो वह धन क्या है, तो वो धन कितना हो जाएगा हमारा 8000। ऑप्शन में क्या बिल्कुल है, तो ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, बात आई समझ में, है ना। थोड़ा सा बड़ा था लेकिन प्रैक्टिस अगर किए रहोगे तो ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी इजी लगेंगे, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। अब क्वेश्चन नंबर 52 देख लो बाबू। क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया गया हमें, यह दिया गया कि एक दुकानदार ने क्या किया, 2 साहूकारों से कुल 25,000 उधार लिए। कितने उधार लिए 25,000। तो अगर हम कुल धन देखते हैं तो हमारा कुल धन एक ही दुकानदार से उसने लिया है ना, तो कितना 52 क्वेश्चन पहले हम लिखते चलते ना। तो कुल धन उसने कुल कितना उधार लिया है, तो कुल मूलधन जो है, कुल धन जो है ये कितना है इसका 25,000 रुपये इसने कितने लिए उधार लिए हैं। फिर ये कह रहा है कि एक भाग पर ब्याज की दर 12% तथा दूसरे भाग पर ब्याज की दर 14% निर्धारित की। मतलब इसको 2 पार्ट में दिया गया है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो पहला भाग है ना, मान लो कि P1 है वो x हो, तो जो दूसरा भाग होगा P2 ये कितना होगा भाई 25,000 माइनस x रुपये हो जाएगा। बात समझो, जैसे मान लो कि अगर 100 रुपये हो आपके पास, है ना, आपके पास 100 रुपये हो, केवल एग्जाम्पल समझना, है ना, मैं केवल आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आपके पास 100 रुपये हो और किसी ने आपके 10 रुपये ले लिया तो आपके पास कितना बचा, कितना बचा भाई 100 माइनस 10 यानी 90 ही तो बचा, 100 माइनस 10। तो यही चीज़ यहाँ पर कि अगर मान लो 25,000 था, इसका एक भाग x हो गया तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 25,000 माइनस x हो जाएगा। पहले भाग पर ब्याज की जो दर है वो 12% है, और दूसरे भाग पर जो ब्याज की दर है वो कितनी है, ब्याज की दर दूसरे भाग पर 14% निर्धारित है, ठीक ना। दोनों को बात समझो। फिर 1 वर्ष बाद यदि उसने 3,260 ब्याज दिए, कितना मतलब इन दोनों का ब्याज जोड़ के कितना हुआ 3,260, तो प्रत्येक दर पर लिया गया उधार, मतलब हमको R1 और ये कितना कितना उधार लिया गया था, यही हमको x और ये P1 और P2 बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो SI आएगा ये, है ना, SI1, और इसका जो SI आएगा SI2, इसका अलग ब्याज आएगा, इसका अलग ब्याज आएगा। इन्हीं दोनों का सम जो दिया गया है ना, SI1 प्लस SI2, इन दोनों का जो सम दिया गया है, इन दोनों का जो योग है वो कुल 3,260 रुपये है। बस इतनी सी चीज़ है, 3,260 रुपये है। तो हमको पता है भाई साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही तो होता है मूलधन 1 वर्ष के बाद। तो 1 वर्ष मतलब यहाँ जो इनका T है वो कितना है 1, और इसको भी कितना दिया 1, मतलब सब कुछ तो दिया गया है। तो हम यहाँ लगा सकते हैं P1 R1 T1 अपॉन 100 प्लस P2 R2 T2 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना 3,260। बस हो गया ये हमारा काम। अब यहाँ पर रख लो P कितना हमारा x है, R कितना है 12 है,
टी कितना है 1 है अपॉन 100, लो हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर करोगे P2 हमारा कितना है 25,000 मतलब 25,000 माइनस एक्स, आज ये कितना है 14, आर कितना है 2 14, टी कितना है 1 मतलब समय 1 वर्ष बटे कितना हो गया 100, और इसका बराबर कितना हो जाएगा 3,260 रुपये। बस हो गया काम हमारा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लो। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सोचो। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा जाता है ना, लेकिन सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे करना है हमको, यहाँ से देख लो तो ये हो जाएगा हमारा 12x, कितना हो जाएगा हमारा 12x ना, तो यहाँ पर कर लो पहले 12 का ये हो गया 12x बटे 100, प्लस यहाँ से कर लो, ये 3 जीरो है ही है तो 3 जीरो लिख लो पहले, फिर 14 पंचे 70 यानी 7 हो गया, 14 दूना 28, 28 और 7 7 चौक 28, 7 पचे 35, इतना हो गया, ठीक है। तो यानी इसका मल्टीप्लाई फिर 14 का एक x से करोगे तो -14x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बटे 100, ठीक, बराबर 3,260। इस तरह से कर लेना, ठीक ना, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करोगे 100 एलसीएम ले लोगे, अगर 100 एलसीएम ले लोगे इसका तो 100 एलसीएम लेने पे कितना हो जाएगा ये यानी इन दोनों का लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12x, ठीक है। तो और इसमें ये हमारा माइनस है 14x, तो यानी ये हो जाएगा 12x प्लस कितना 3,50,000 कितना है जो भी हो, ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दजला, हाँ इतना ही तो है, माइनस ये हो गया 14x बराबर 3,260, ये हो गया हमारा, ठीक। अब इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये प्लस में है ये माइनस, दोनों x हैं, ये भी ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस का सॉल्यूशन क्या होता है, प्लस माइनस का सॉल्यूशन भाई माइनस होता है, और साइन वो लगता है जो बड़े नंबर के आगे हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 14 माइनस 12 करेंगे तो हो जाएगा -2x, प्लस ये हो जाएगा 3,50,000, कितना 3,50,000 बराबर, यहाँ 100 भाग है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो यानी 3 2 6 जीरो और 2 जीरो इसका भी, वो भी यहाँ पे लिख दो, बस हो गया हमारा काम। इसको इधर ट्रांसपोज कर लोगे, इसको इधर ट्रांसपोज कर लो तो हो जाएगा -2x बराबर कितना 3,26,000, ये हो गया 3,26,000, और इसको इधर ट्रांसपोज करोगे -3,50,000, ये हो गया 3,50,000। तो प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस होता है, और साइन हमेशा बड़े नंबर के सामने वाला लगता है, तो बड़े नंबर के आगे तो माइनस लगा है तो लगा देंगे, और क्या, तो 2x = 2x बराबर माइनस करो, तो यहाँ तो 3 बार जीरो है तो ये 3 जीरो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर करोगे जीरो, 10 में से 6 जाएगा हो जाएगा 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया तो इसका मतलब -24,000 आया, कितना आ गया -24,000। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2,000 नहीं 24,000 बटे ये गुणा है तो इधर आएगा तो -2 भाग हो जाएगा, माइनस से ये माइनस कट गया, कितना हो जाएगा 2 × 2 2 दूनी 4 और ये हो गया 0 0, ठीक है ना, 12 यानी 12,000। तो x बराबर कितना आ गया 12,000, यानी पहला तो हमें भाग पता लग गया, पहला कितना हो गया 12,000 हो गया, क्योंकि P1 जो था हमने इसे x1 ही मान रखा था, P1 हमने क्या मान रखा था x ना, तो ये हमारा x कितना आया 12,000 आ गया। दूसरा जो हमने P2 मान रखा था वो कितना था 25,000 - 12,000, कितना था 25,000 माइनस x था, तो हम इसको यही कर लेंगे 25,000 - 12,000, तो ये हो जाएगा 25 और 1000 1 2 3, इसमें से 12,000 माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा भाग हमारा P2 यही तो था, देखो P2 हमारा कहाँ है, ये रहा ना, तो P2 हमारा यही तो है, बस वही सेम चीज़ यहाँ पर हमको लगानी है, तो कुछ इसमें तो करना तो था नहीं। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 0 0 0, 5 में से 2 गया 3, ठीक है, और 2 में से 1 गया 1, मतलब 13,000। तो पहला भाग जो लिया गया था वो 12,000 और दूसरा भाग जो है वो 13,000 है, बस यही 12,000 और 13,000 आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। बताओ भाई, बात आई समझ में, इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 53 दिया गया है वो बिल्कुल इसी तरह से है, तो क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सॉल्व नहीं हो रहा है, बस उसमें इन दोनों का रेशियो बताना है, इन दोनों का अनुपात P1 और P2 का अनुपात बताना है,
ठीक है। बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, सॉल्व करके देखना। लगता है तो अच्छी बात, नहीं लगता तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मुझे बता देना भाई, मैं अगली क्लास में आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है ना। तो चलो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चा। तब तक पढ़ते रहो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।